ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और केवीएस एनवीएस, कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगी। मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ हिंदी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास से वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास, किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और सबसे पहले इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पंक्ति एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई पंक्ति है और हिंदी साहित्य का इतिहास से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से ली गई पंक्ति है क्या, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह, हिंदी कवियों का क्या है? एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेगर ने, किसने? शिव सिंह सेगर ने कब? 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। किस पुस्तक में? अपने शिव सिंह सरोज पुस्तक में। शिव सिंह सरोज पुस्तक में प्रस्तुत किया था। किसने? शिव सिंह सेगर ने। कब प्रस्तुत किया था? 1883 ईस्वी में। क्या प्रस्तुत किया था? हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जॉर्ज ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह क्या प्रस्तुत किया था? एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला था। एक क्या था? जो एक इतिहास ग्रंथ था। और किस पुस्तक में निकाला था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक में निकाला था। कब? 1889 ईस्वी में। किसने? जॉर्ज ग्रेसन ने। मिश्र बंधु ने क्या किया था? एक कवि वृत्त संग्रह निकाला था। किस पुस्तक में? मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में निकाला था। कब निकाला था? 1913 ईस्वी में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कवि वृत्त मिश्र बंधु ने किस पुस्तक में कवि वृत्त संग्रह निकाला था? मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में निकाला था। कब निकाला था? 1913 ईस्वी में। ऐसे जॉर्ज ग्रेसन का भी पूछ लिया जाता है और शिव सिंह सेगर का भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर वीरता को प्रधानता देते हुए आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम कितने ग्रंथों के आधार पर दिया था? तो 12 ग्रंथों के आधार पर दिया था। और वीरता को प्रधानता देते हुए 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को क्या नाम दिया था? इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनके देख लीजिए, जो 12 ग्रंथ है इसमें 4 साहित्यिक पुस्तक है और 8 जो है ये देश भाषा काव्य पुस्तक है। तो 4 साहित्यिक पुस्तक क्या क्या है? विजयपाल दासो, हमीर दासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये 4 जो है साहित्यिक पुस्तक है। और खुमान दासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये जो 8 हैं ये देश भाषा काव्य हैं। और इसी 8 देश भाषा काव्य और 4 साहित्यिक पुस्तक, ये 12 ग्रंथों के आधार पर वीरता को प्रधानता देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। और भक्ति काल को इन्होंने क्या किया था? रामचंद्र शुक्ल ने 2 काव्य धाराओं में, यहाँ पे धाराओं कर लीजिएगा, काव्य धाराओं में बांटा। और 2 काव्य धाराओं में बांटा। कौन कौन सी 2 काव्य धारा है? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब जो 2 काव्य धारा है उसको इन्होंने 2 उपशाखाओं में बांटा है। जैसे निर्गुण काव्य धारा को 2 उपशाखाओं में बांटा, क्या? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा को भी 2 उपशाखाओं में बांटा, क्या? एक राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने 2 काव्य धाराओं में बांटा। और 2 काव्य धाराओं को क्या किया? 2 उपशाखाओं में बांटा। जैसे निर्गुण काव्य धारा को 2 उपशाखाओं में बांटा, क्या? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा को 2 उपशाखाओं में बांटा, क्या? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा।
रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का वर्णन कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधु की पुस्तक थी उसी से लिया है। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वे कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हुआ है कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में व्यक्त किया है? 4 कालखंडों में व्यक्त किया है। और कितने वर्षों के इतिहास का उल्लेख किया है उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में? तो 900 वर्षों के इतिहास का उल्लेख किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए इन्होंने दोहरी नामकरण की पद्धति को अपनाया है। देख ले, दो नाम दिए इन्होंने, 4 कालखंड को 2 नाम दिए हैं। पहला जो है आदिकाल वीरगाथा काल नाम दिया है, दूसरा को पूर्व मध्यकाल भक्ति काल नाम दिया है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम दिया है, आधुनिक काल गद्य काल नाम दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोहरी नामकरण की पद्धति को किसने अपनाया है? दोहरी नामकरण की पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है। तो देख लीजिए, पहला आदिकाल वीरगाथा काल है जो ये क्या है, इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी है। और दूसरा जो है समय सीमा क्या है? पूर्व मध्यकाल भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 है। और तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 ईस्वी है, संवत 1700 से 1900 है। और चौथा जो है आधुनिक काल जो कि गद्य काल है, इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1900 से 1984। देखिए संवत में हम लोग 57 माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ईस्वी बन जाता है। क्या बन जाता है? ईस्वी। या ईस्वी में 57 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? संवत बन जाता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। संवत क्या होता है? संवत जो है ईस्वी से संवत में -57 माइनस करते हैं तो क्या होता है? ईस्वी होता है। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने दोहरी नामकरण पद्धति को अपनाया है। और शुक्ल जी के नामकरण का सीमांकन क्या है? विक्रमी संवत में है। तो इनके नामकरण का जो है समय जो इन्होंने दिखाया है, किसमें दिखाया है? विक्रमी संवत में दिखाया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता की जो चित्रवृत्ति है वो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार रहती है। मतलब ऐसा इनको मानना है रामचंद्र शुक्ल का कि जनता की जो चित्रवृत्ति है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार क्या है? बदलती रहती है। और जो इन 4 कालखंड में जो पहला कालखंड है आदिकाल, जिससे इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, इसकी समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी मानी है। तो इसको इन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल यानी वीरगाथा काल को 4 प्रकरणों में बांटा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को कितने प्रकरणों में बांटा है? तो 4 प्रकरणों में बांटा है। कौन कौन से हैं? 4 प्रकरण क्या क्या है? सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, अफुट कलश है। तो इस वीडियो में हम लोग सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य पर चर्चा करेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का संशोधित संस्करण जो है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और जो फिर बाद में संशोधित होकर कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। सामान्य परिचय प्रकरण 1 जो है सामान्य परिचय उसका जान लेते हैं हम लोग। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य की उत्पत्ति मानी जाती है। प्राकृत की हिंदी साहित्य की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य की उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखिए कथन जो है प्रसिद्ध कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और एक कथन एग्जाम में पूछा जाता है।
जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में इन्होंने एक कथन कहा है कि जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसकी समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 है। इसका समय इन्होंने कब से कब तक माना है? महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक माना है। तो आदिकाल का समय महाराज भोज से लेके हमीर देव के समय तक किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर इत्यादि सभी प्रकार की रचनाएं किस में मिलती हैं? दोहे में मिलती हैं। राजाश्रित कवि जो थे, अपने राजाओं के आश्रय में जो रहने वाले कवि थे, चारण कवि जो थे, और नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजभाषाओं में सुनाने के साथ साथ क्या करते थे? आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन करते थे। मतलब जो नीति श्रृंगार की दोहे राजसभाओं में तो सुनाते ही थे, साथ ही साथ अपने आश्रयदाताओं राजाओं की वीरता का भी वर्णन करते थे। मतलब जिसके आश्रय में रहते थे उन राजाओं की वीरता का वर्णन भी करते थे। आदिकाल में वीरता की प्रधानता को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया? वीरता की प्रधानता को आधार मानकर, आदिकाल में वीरता की प्रधानता को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। एक और पुरानी परंपरा के कवि सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन पुरानी अपभ्रंश भाषा में करते थे। सारंगधर हमीर वीरता पूर्वक वर्णन पुरानी अपभ्रंश भाषा में करते थे, तो दूसरी ओर अमीर खुसरो दिल्ली की बोलचाल भाषा में पहलियों मुकुरियों में करते थे, कर रहे थे। तो देख लीजिए सारंगधर की पंक्ति क्या है? चलिए वीर हमीर पाव भर मेड़ई कंपई। तो वीरता का वर्णन इन्होंने किया है इस पंक्ति में। और अमीर खुसरो की पंक्ति देख लीजिए, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया। तो क्या है? पहेलियाँ हैं किसकी? अमीर खुसरो की। इम्पॉर्टेंट पहेली है, पंक्ति है। विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, कौन कौन सी? पुरानी अपभ्रंश भाषा और देसी भाषा। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। अपभ्रंश से भिन्न जो प्रचलित बोलचाल की भाषा थी उसे क्या कहा? देसी भाषा कहा है। विद्यापति की इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि देसील बहना सबजन मिथ्या ते तैसन जपयो अवट्टा किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है। अब दूसरा प्रकरण जो है वीर गाथा काल का, जो चार प्रकरण थे, तो दूसरा प्रकरण है क्या? अपभ्रंश काव्य। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति से आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तो उसे अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा। कि जब तक भाषा बोलचाल में रही तब तक देश भाषा कहलाती रही, लेकिन जब वो साहित्य की भाषा हो गई तो क्या व्यवहार होने लगा? अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा उसके लिए। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा? देश भाषा कहा है। अपभ्रंश का नाम सबसे पहले अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। बाणभट्ट का जो हर्षचरित की रचना है उसमें संस्कृत भाषी कवियों का उल्लेख किया गया है। देवसेन जो थे एक जैन ग्रंथकार थे, जिन्होंने श्रावकाचार नामक पुस्तक की रचना किसमें की थी? दोहों में की थी। और श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना क्या है? किसे माना जाता है? श्रावकाचार को माना जाता है, जो कि किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। और खिलजी के आक्रमण होने पर ये सिद्ध भोट आदि अन्य देश में चले गए।
सिद्ध लोग जो थे अपनी तांत्रिक विद्या से लोगों को क्या करते थे, वश में किए हुए थे। ये लोग अपने नाम के अंत में पा शब्द जोड़े हुए थे, जैसे सरहपा, कणहपा, लुईपा, डोम्बिपा। तो ये इनके नाम के अंत में, सिद्धों के नाम के अंत में क्या था, पा शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे सरहपा, लुईपा, डोम्बिपा, सबरपा। सिद्धों में सबसे पुराने क्या थे, सरहपा सरोज व्रत थे, जिसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध लोग जो थे अंतर साधना पर बल दिए हुए थे और पंडितों को क्या थे, फटकारते थे। बौद्ध गान और दुहा सिद्धों की रचनाओं का क्या है, संग्रह है, जिसे बंगला अक्षरों में हरप्रसाद शास्त्री ने निकाला है। सिद्धों के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे, राहुल सांकृत्यायन ने थे। इन्होंने सिद्धों के विषय में इन्होंने गहन जानकारी प्राप्त की थी। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन ने ही क्या कहा था, इसलिए इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। और इन्होंने सरहपा जो कि सिद्ध कवि थे, सरहपा को इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने, जो कि सर्वमान्य मत है। बौद्ध धर्म से अलग हो सिद्धों ने महासुखवाद का क्या किया था, परिवर्तन किया था। निर्वाण प्राप्ति के लिए सिद्धों ने 3 अव्यय बताए हैं। कौन कौन से, शून्य, विज्ञान, महासुख। 3 अव्यय बताए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। किसने, सिद्धों ने। सिद्ध लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए महामुद्रा को अनिवार्य मानते थे। और महामुद्रा क्या था, स्त्री सेवन से जुड़ा हुआ था। सिद्धों की भाषा क्या थी, संध्या भाषा थी, इंपॉर्टेंट है। सिद्धों की भाषा पूछ लिया थी, सिद्धों की भाषा क्या थी, संध्या भाषा थी। सिद्ध कणहपा का कथन क्या है, देख लीजिए। जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ व्यवहार क्या करेगा। ये इंपॉर्टेंट कथन है किसका, कणहपा का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, गोरखनाथ को 84 सिद्धों में शामिल थे और इनका नाम सिद्धों में क्या था, घोर छपा था। हठ योग का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया गया है, गोरखनाथ को दिया गया है। जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में बालनाथ की टीका का वर्णन किया है, जो कि पंजाब के पहाड़ों में बालनाथ नामक योगी रहते थे। महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव थे, उन्होंने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को इस प्रकार बताया है। देखिए, ज्ञानदेव ने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को इस प्रकार बताया, क्या, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ। आदिनाथ जो थे क्या थे, जलंधर नाथ ही क्या थे, आदिनाथ थे। तो जलंधर नाथ जो थे मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे, और मत्स्येंद्रनाथ जो थे गोरखनाथ के गुरु थे, और गोरखनाथ किसके गुरु थे, ज्ञानीनाथ के गुरु थे। तो नाथों की संख्या गोरख सिद्धांत संग्रह में कितना बताया गया है, नाथों की संख्या गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 बताया गया है। कितना बताया गया है, 9 बताया गया है। क्या है, देख लीजिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। तो कितनी संख्या है, नाथों की संख्या कितनी है, 9, और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो नाथ पंथ थे तो सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकले। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला था। 84 सिद्धों में कौन थे, मछुए, चमार, ठोली, डोर, कम्हार, लकड़हारे, दर्जी, शूद्र आदि जाति के थे। नाथ योगी जो थे कान में बड़े बड़े छेद करके भारी भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, कनपटा कहा जाता था। सिद्धों और नाथों की रचनाओं के जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। देखिए, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर सिद्धों में क्या थे, शामिल थे। सिद्धों में मणिभद्रा, कनखलपा और लक्ष्मी कटा नामक क्या थी, योगिनी भी थी। अब गोरखनाथ का समय पूछ लिया था, कब माना जाता है, 10वीं सदी में गोरखनाथ का समय माना जाता है। विद्यापति की रचना क्या थी, कीर्तिलता। कीर्तिलता में पूछा जाता है किसका वर्णन किया गया है, कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, इंपॉर्टेंट है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। अब ब्रज के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं।
प्रमुख कवि कौन है? हेमचंद्र। ये सोलंकी के राजा सिद्धनाज के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? हेमचंद्र। इनका समय क्या है? संवत 1150 से 1999 है। हेमचंद्र क्या थे? जैन आचार्य थे। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन इनका क्या था? प्रमुख ग्रंथ था। सोम प्रभसूरी ये क्या थे? जैन पंडित थे। इनकी प्रमुख रचना क्या थी? कुमारपाल प्रतिबोध। जैनाचार्य मेरुतुंग जो थे क्या थे? जैन आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि है, जो कि संस्कृत भाषा में है। पुराने राजाओं का कथा संग्रहित है इसमें। विद्याधर इनका समय क्या है? संवत 1300। सारंगधर क्या थे? एक प्रमुख कवि और सूत्रधार थे। इनके पिता का नाम दामोदर था। इनकी प्रमुख रचना क्या है? सारंगधर पद्धति इनकी प्रमुख रचना है। और देखिए ये क्या है? आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाती है। पंक्ति आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पंक्ति देवसेन की पंक्ति है ये, और ये पंक्ति सरापा की पंक्ति है। और सरापा की तो ये पंक्ति आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पंक्ति भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। आदिकाल से संबंधित ये पंक्ति जो है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हिंदी रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।